इंसान की आंतों का संबंध उसके दिमाग से है। आपका गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट ठीक नहीं है, आपके सारा बॉडी का सिस्टम बिगड़ जाएगा। अगर बच्चे को सिर्फ माँ का दूध मिले 100%, उसकी गट हेल्थ सारी जिंदगी के लिए बेटर होगी। एक कोर्स एंटीबायोटिक का आपके बच्चे की गट हेल्थ को 8 हफ्ते के लिए बिगाड़ के रख देगा। हर किस्म का बैक्टीरिया बुरा नहीं होता। जब हम एंटीबायोटिक देते हैं किसी और कारण से, एंटीबायोटिक ने बैक्टीरिया को मारना है, वो हार्मफुल हो या बेनिफिशियल बैक्टीरिया हो। इसीलिए कहा गया है कि एक सिंगल कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक आपकी गट हेल्थ को बिगाड़ के रख देता है। नमस्कार, सेहतनामा में आज बात बच्चों की गट हेल्थ पर। क्यों बच्चों की गट हेल्थ स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, इसका दिमाग के साथ क्या रिश्ता है, हमें बताने जा रहे हैं डॉक्टर महेश हीरानंदानी जी। बहुत बहुत स्वागत सर। छोटे बच्चे हैं, नवजात या कुछ महीने के या कुछ साल के या थोड़े से बड़े बच्चे भी, इनडाइजेशन की प्रॉब्लम्स बहुत होती है बच्चों में, डायरिया या फिर पाचन संबंधी जो प्रॉब्लम्स होती है। तो गट से इसका क्या रिश्ता है, गट हेल्थ से इसका क्या रिश्ता है? तो आजकल गट हेल्थ को बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जा रही है और ऐसा कहा जा रहा है कि जिस इंसान को पाचन शक्ति की प्रॉब्लम्स हैं, फिर वो दस्ते हों, कब्ज़ हो, पेट दर्द रहता हो, गैस हो, उल्टियाँ हों, वो आदमी कभी भी कंफर्टेबल नहीं होगा, हमेशा परेशान सा ही रहेगा। और अगर वो परेशान है तो उसकी प्रोडक्टिविटी एज एन इंडिविजुअल कम होगी। बच्चों में हम कहेंगे कि बच्चा चिड़चिड़ा ही है, हमेशा हर वक्त रो ही रहा है। और एक बच्चा अगर रो रहा है तो उसका क्या डेवलपमेंट होगा, उसका क्या मेंटल डेवलपमेंट होगा? जब वो अपनी तकलीफ़ों से ही जूझ रहा है तो क्या आसपास की चीज़ों में ध्यान देगा, कैसे बढ़ेगा, कैसे मेंटल ग्रोथ होगी उसकी? तो इसीलिए गट हेल्थ को बहुत ही ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंस दी जा रही है। और ऐसा कहा जा रहा है कि इंसान की आंतों का संबंध उसके दिमाग से है और ये दोनों चीज़ें आपस में तालमेल रखते हुए काम करती हैं और इंसान को एक बेटर हेल्थ देती हैं पूरी ज़िंदगी के लिए। वैसे तो मनुष्य का शरीर इतने सारे अंगों से बना है और हम ये भी जानते हैं कि एक अंग का दूसरे अंग के साथ में अगर मेल मिलाप ना हो तो बहुत सारी तकलीफ़ें, बहुत सारी बीमारियां होती हैं। मिसाल के तौर पे हार्ट और लंग्स, सेम वे आइज़ और ब्रेन, उसी तरीके से हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम, GIT एंड ब्रेन, गट ब्रेन। इनफैक्ट साइंस ने इसे नाम दे दिया है गट ब्रेन एक्सिस, जिससे बहुत सारी बीमारियां, आप हैरान रह जाएंगे जब मैं अब आपको बीमारियों के नाम गिनाना शुरू करूंगा जिनको कि गट ब्रेन एक्सिस की वजह से इंसान को ये बीमारियां लगती हैं, इंसान सफ़र करता है। सो कॉमनेस्ट तो जैसे आपने बता दिया, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जिसमें अल्सरेटिव कोलाइटिस है, क्रोन्स डिजीज़ है, फ्रीक्वेंट डायरियाज होना, मैल डाइजेशन, मैल एब्जॉर्प्शन होना, पाचन शक्ति बुरा होना, बार बार उल्टी आना, कब्ज़ होना, पेट में फुलावट होना, ब्लोटिंग, गैस बनना, ये तो हो गई डायरेक्टली आंतों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स। इनके अलावा एलर्जीज, बार बार इन्फेक्शन होना, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होना, कैंसर्स होना, हार्ट अटैक्स होना, स्किज़ोफ्रेनिया होना, डिप्रेशन होना, अल्जाइमर्स डिजीज होना, ये सारी चीज़ें रिलेटेड हैं गट ब्रेन एक्सिस से। साइंस ने प्रूव कर दिया है, इतनी इंपॉर्टेंस है गट ब्रेन एक्सिस की। अब मैं आपको एक सिंपल सा एक कहावत है, आई हैव बटरफ्लाइज इन माई स्टमक। क्या मीनिंग होती है इसकी? मैं एंग्शियस हूं और मेरे पेट में बटरफ्लाइज हैं। एंजाइटी एक ब्रेन की प्रॉब्लम है,
और बटरफ्लाईज मेरे स्टमक में हैं। सालों से ये कहावत है जी। जो कि इस्तेमाल होती है और ये प्रूव करती है कि डेफिनेटली गट और ब्रेन का कुछ तो कनेक्शन है। इसके अलावा कॉमन एक कंप्लेन होती है, मरीज आता है कि कब्ज है, हेडेक हो रहा है। अब कब्ज का हेडेक से क्या संबंध है? हेडेक ब्रेन में है और कब्ज स्टमक में है, बट देयर इज अ डेफिनेट रिलेशन। सो ये तो प्रूव हो चुका है कि अगर आपका गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट ठीक नहीं है, आपके सारा बॉडी का सिस्टम बिगड़ जाएगा। मैं भूल गया, बहुत सारे एनीमिया ओके। भी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम से होते हैं। फूड एलर्जीज का भी डायरेक्टली गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम से ही लेना देना है। तो अब ये है कि सिम्टम्स मतलब अगर ये हों तो इसका मतलब आप बच्चे का गट ठीक नहीं है बिल्कुल। और इसे ठीक करना है, तो क्या किया जाए फिर? सबसे पहली बात, क्यों ठीक नहीं है? गट हेल्थ बिगड़ी क्यों? हमारा ही किया कराया है, इंसान का ही। जो कॉमनेस्ट रीजन देखा गया है, मैं बर्थ से ही शुरू करता हूं। ये देखा गया है जो बच्चे नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी से हो रहे हैं उनकी गट हेल्थ बेटर होती है सिजेरियन बच्चों के कंपैरिजन में। सिजेरियन क्यों किया जा रहा है वो एक सेपरेट स्टोरी है, बट ये देखा गया है कि नॉर्मल डिलीवरी के बच्चों की गट हेल्थ बेटर होती है एज कंपेयर टू सिजेरियन सेक्शन। नंबर 2, अगर बच्चे को सिर्फ मां का दूध मिले 100%, उसकी गट हेल्थ सारी जिंदगी के लिए बेटर होगी इन कंपैरिजन टू बेबी जिसको कि मां का दूध प्लस दूसरा दूध मिला या सिर्फ ऊपर का दूध दिया गया, फिर वो गाय का हो या फॉर्मूला हो। नंबर 3, कई बच्चे आते हैं, बच्चों में इन्फेक्शंस काफ़ी कॉमन हैं और वायरल इन्फेक्शंस बैक्टीरियल इन्फेक्शन से कहीं ज़्यादा कॉमन होते हैं। कॉमन प्रैक्टिस है, काफ़ी सारे डॉक्टर्स एंड कई बार पेरेंट्स खुद बच्चों को एंटीबायोटिक देते हैं। कहा गया है एक कोर्स एंटीबायोटिक का आपके बच्चे की गट हेल्थ को 8 हफ्ते के लिए बिगाड़ के रख देगा। और कई बार यह भी कहा गया है कि एक कोर्स एंटीबायोटिक का जो दिया गया वो आपके बच्चे की गट हेल्थ को सारी जिंदगी के लिए हिला के रख देगा और उसको कई बार आप उस गट हेल्थ को वापस नॉर्मल नहीं ला पाते हैं। अब ऐसा क्या है? ऐसा क्या हो गया? मां के दूध ने ऐसा क्या अच्छा कर दिया जो कि ऊपर का दूध नहीं कर पाया? और एंटीबायोटिक तो हमें बचाने के लिए है, हमारी जिंदगी की उसके लिए है। डॉक्टर से रिकमेंड करते हैं। मां के दूध में कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि बच्चे के शरीर में जाते हैं और वो मल्टीप्लाई होते हैं और सारी जिंदगी बच्चे की इंटेस्टाइन्स में रहते हैं। राइट। एक फेमस कहावत है, ह्यूमन बीइंग इज मोर बैक्टीरिया देन ह्यूमन। तो मैं आपको बता दूं, पूरे इंटेस्टाइन में कहा गया था 100 ट्रिलियन सेल्स होते हैं। मुझे ये भी नहीं पता हिंदी में ट्रिलियन को कैसे कन्वर्ट किया जाए। और पूरे बॉडी में इंसान के 10 ट्रिलियन सेल्स होते हैं। दैट मीन्स हमारे शरीर में बैक्टीरिया आउट नंबर अस बाय 10। इवन दो रिसर्च ने अब प्रूव कर दिया कि ऐसा नहीं है, वी आर इक्वल। सो देयर आर 10 ट्रिलियन बैक्टीरिया एंड 10 ट्रिलियन ह्यूमन सेल्स। कैन एनीबडी इमेजिन कि हमारा शरीर इज मोर बैक्टीरिया देन आवर ओन सेल्स? बैक्टीरिया कर क्या रहे हैं हमारे शरीर में? उनको तो हम मारते हैं एंटीबायोटिक से। दूसरी कहावत, बैक्टीरिया इज मोर फ्रेंड देन फोज। दैट मीन्स हर किस्म का बैक्टीरिया बुरा नहीं होता। ये बैक्टीरिया हैं जो बच्चे को मां के दूध से मिले, जो उसके इंटेस्टाइन में पनप रहे हैं, उसको गट हेल्थ दे रहे हैं। बहुत सारे बैक्टीरिया हैं लार्ज इंटेस्टाइन में जो कि रेजिड्यू, खाने के रेजिड्यू पे पलते हैं और बच्चे को गट हेल्थ और इंसान को गट हेल्थ देते हैं सारी जिंदगी की। इन्हीं बैक्टीरियाज को
जब हम एंटीबायोटिक देते हैं किसी और कारण से, एंटीबायोटिक ने बैक्टीरिया को मारना है, वो हार्मफुल हो चाहे या बेनिफिशियल बैक्टीरिया हो, वो मेरे शरीर में रहने वाला बैक्टीरिया हो, मेरा दोस्त हो या दुश्मन हो। इसीलिए कहा गया है कि एक सिंगल कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक आपकी गट हेल्थ को बिगाड़ के रख देता है। इसलिए बहुत इसलिए सोच अवॉइड समझ कर सोच समझ के करना चाहिए, अवॉइड करिए। अगर बहुत जान को खतरा है तो इस्तेमाल करिए, अदरवाइज ना करें। फ्रिक्वेंटली नहीं। बिल्कुल। तो ये इतनी इम्पोर्टेंस है हमारी गट हेल्थ की, इतना क्रूशियल है हमारे लिए अपनी गट हेल्थ को मेंटेन Maintain करके रखना। अब ये गट हेल्थ मेंटेन कैसे की जाए? नंबर 1, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। For नंबर 6 2, months, 6 महीने तक। यस, नंबर 2 जो है, हमने एंटीबायोटिक्स जितना हो सके ना दिए जाएं। एक डेफिनेट रीजन होना चाहिए। ये ओनस है हम डॉक्टर्स पर कि हम डायग्नोसिस बना रहे हैं वायरल इन्फेक्शन और प्रिस्क्रिप्शन में एंटीबायोटिक लिखा है, ना दिया जाए, बच्चे की इंटेस्टाइन को उड़ा के रख देगा जिंदगी भर के लिए। नंबर 3, क्या हम एक बार इंटेस्टाइन की बिगड़ी हुई हेल्थ को सुधार सकते हैं खुराक द्वारा? यहाँ रोल है न्यूट्रिशन का, कि क्या ऐसी चीज़ है जो खुराक में दी जाए जो बच्चे की गट हेल्थ को इम्प्रूव कर दे। उसमें कहा गया है 30 किस्म के प्लांट्स खाइए, हफ्ते में 30 किस्म के प्लांट्स खाइए। अगर आप सुनेंगे आप डर जाएंगे, मैं 30 किस्म के प्लांट्स लाऊंगी कहाँ से? कहाँ से लाएंगे? मैं भी यही सोच रही हूँ। आई विल मेक इट सिंपल फॉर यू। हफ्ते के 7 दिन 30 को 7 दिनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, 4 पे आ गए आप। 4 प्लांट्स इन ए डे। प्लांट्स क्या होते हैं? जो आप रूटीन सब्जियां और फल खा रहे हैं वो भी प्लांट्स हैं। आपने राजमा चने दालें खाई वो भी प्लांट्स हैं। आपने बाजरा ज्वार मक्की खाई वो भी प्लांट्स हैं। Millets. आपने सीड्स खाया, ड्राई फ्रूट्स खाया, वो भी प्लांट्स हैं। आपने ऑल्टरनेटिव सोर्स से आमंड मिल्क कोकोनट मिल्क लिया, वो भी प्लांट्स हैं। क्या आप 4 प्लांट्स दिन के नहीं ले सकते? आसान कर दिया आपके लिए। और वो जो सब्जियां खा रहे हैं सब वो कुछ, सारा कुछ आ गया सब इसमें। कुछ। तो 4 प्लांट तो कोई बड़ी बात नहीं है, पर खाएं तो सही। हमारे बच्चे तो खाते ही नहीं है। हमारे बच्चे रहते हैं दूध पर, फिर वो गाय का हो। दूध इज नॉट ए प्लांट, आमंड मिल्क इज प्लांट, कोकोनट मिल्क इज प्लांट, काउज मिल्क इज नॉट प्लांट, इट इज एनिमल सोर्स। ठीक है। और उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा रोटी खा लेनी है, चावल खा लेने हैं, सब्जी ना के बराबर खाते हैं, तो उनके शरीर में तो 3 से 4 जो हम कह रहे हैं वो नहीं जा रहे। सो सिंपलेस्ट सॉल्यूशन इज ये 30 किस्म के प्लांट्स इन ए वीक, और इनको आराम से अचीव किया जा सकता है। हर इंडियन डाइट में ये डाले जा सकते हैं। और करते क्या हैं ये? कहा जाता है जो खुराक है वो आपको प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट फैट देती है, जिसको कि स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब कर लेते हैं। बाकी रह गया फाइबर। ये फाइबर डाइजेस्ट नहीं होता, ये लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, वहाँ बैक्टीरिया इसको अटैक करते हैं और कुछ प्रोडक्ट्स निकलते हैं। फाइबर को बैक्टीरिया अटैक करते हैं, जो हमारे खुद के फ्रेंडली बैक्टीरिया अटैक करके कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बनते हैं जिनमें कि फैटी एसिड्स होते हैं। ये फैटी एसिड्स सिग्नलिंग का काम करते हैं। ये सिग्नलिंग होती है बिटवीन लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। तो हमें कहा गया है कि फाइबर वैसे भी इंसान के लिए अच्छा होता है, फाइबर उन बैक्टीरियाज के लिए भी अच्छा होता है। फाइबर कुछ ऐसे केमिकल्स निकालता है जो कि सिग्नलिंग पाथवेज होते हैं, जो कि गट और ब्रेन के बीच में इंटरैक्शन करते हैं। दिस इज़ हाउ ये जो प्लांट्स हैं जो हम खाते हैं, ये हमारी गट हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं। अब मेन सवाल है, जो ये नॉन वेजिटेरियन चीज़ें हैं, जो एनिमल प्रोडक्ट्स हैं, उनका क्या किया जाए? सो ये भी कहा गया है, अब कह रहे हैं बिकॉज ये दुनिया वेजिटेरियनिज्म की तरफ मूव हो रही है। कई लोग कहते हैं कि अगर आप मांस या कोई भी नॉन वेज आर्टिकल खा रहे हैं, उसके उतने बेनिफिट्स नहीं हैं गट को जितने कि वेजिटेरियन डाइट के होते हैं। बट देन बैलेंस डाइट में पोल्ट्री, नॉन वेज आर्टिकल्स का एक रोल है बिकॉज ऑफ द प्रोटीन कंटेंट। जी। माना गया कि जब यही चीज़ें लार्ज इंटेस्टाइन में जाती हैं, बहुत सारे टॉक्सिन्स निकलते हैं जिनकी वजह से नुकसान होता है।
पर इस चीज़ को बैलेंस करने के लिए आपको वही प्लांट्स जो मैंने गिनाए कि 30 प्लांट्स हैं, तो आप अपनी डाइट में एक बैलेंस अचीव करें, जिसमें कि अगर आप नॉनवेज खा भी रहे हैं और साथ में वेजिटेरियनिज्म भी है, तो आप अपनी गट हेल्थ को अचीव कर पाएंगे। एंड डेफिनेटली अब साइंस चाहती है, जो अगला स्टेप है, कि अगर हमने हार्मफुल बैक्टीरियाज को मारने के चक्कर में अपने बेनिफिशियल बैक्टीरियाज को मार दिया, तो क्या कोई तरीका है कि मैं ऊपर से इतनी डाइट की तामझाम के अलावा कुछ बेनिफिशियल बैक्टीरिया ही खा लूं? तब रोल आता है प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स, यस। प्रोबायोटिक्स क्या है? लाइव बैक्टीरिया जिनको जब हम खाते हैं उनके हेल्थ बेनिफिट्स आर बियॉन्ड इमेजिनेशन। तो अब मेरे देखते देखते ही पिछले 20 साल में जी। प्रोबायोटिक्स आ गए हैं, जो कि डायरिया के लिए इस्तेमाल होते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। साइमल्टेनियसली प्रोबायोटिक्स आ गए हैं जो कि कॉन्स्टिपेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं। प्रोबायोटिक्स आ गए हैं जो एलर्जी के लिए इस्तेमाल होते हैं, और गट हेल्थ ऑफ द चाइल्ड। सो बेनिफिशियल बैक्टीरिया आइडेंटिफाई हो गए हैं, जिनको आइसोलेट कर लिया गया है, और जिनको कि सिरप या टैबलेट या पाउडर के फॉर्म में कमर्शियली दे आर अवेलेबल, और बच्चों को दिए जाते हैं जब भी हमें उन्हें एंटीबायोटिक का कोर्स देना है, या समटाइम्स इवन विदाउट दैट, कि बिना एंटीबायोटिक के भी। हाँ, तो प्रोबायोटिक्स देने में कोई नुकसान नहीं है, बट यस, एप्रोप्रिएट प्रोबायोटिक हो, एप्रोप्रिएट नंबर ऑफ स्पोर्स हों, और उसकी जो एफिकेसी है, दैट मीन्स उसमें एक्चुअली प्रोबायोटिक है भी नहीं, बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए नहीं देना है। और जिंदा प्रोबायोटिक है भी या नहीं। हजारों प्रिपरेशन हैं मार्केट में, बिल्कुल। हर प्रोबायोटिक इज नॉट वैलिडेटेड। आप जो आ गया उसको आपने ले लिया, नहीं, वो काम नहीं करने वाला है। स्पेसिफिक प्रोबायोटिक है, उनकी स्ट्रेन स्पेसिफिसिटी है, इनफैक्ट स्पीशीज स्पेसिफिसिटी है, कि वो एशियंस पे काम करेगा और ओरिएंटल्स पे नहीं करेगा, और अफ्रीकन्स पे नहीं करेगा, अमेरिकन्स पे नहीं करेगा। तो वो कंसल्ट इतना करके भी ही देना है। बिल्कुल बिल्कुल। और जो दही कहते हैं प्रोबायोटिक है, बहुत इसलिए कहते हैं दही जरूरी है देनी। बिल्कुल। और कोई घर की चीजें जिनमें प्रोबायोटिक होता है जो तो आप आमतौर पे यूज कर सकते हैं डेली? बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि जिनमें फर्मेंटेशन होता है वहां प्रोबायोटिक्स बनने ही बनने हैं। तो जो खमीर होता है, आपका पनीर बन रहा है, जब आप ब्रेड्स के लिए खमीर यूज करते हैं, ईस्ट है, वो भी एक प्रोबायोटिक है, दही है, वो भी एक प्रोबायोटिक है। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें, कई किस्म की सॉसेस आती हैं, कई किस्म की जो साउथ इंडियन प्रिपरेशंस यूज खाना होते भी हम हैं, खाते हैं Yes. जब, तो वो चावल और दाल को भिगो के पीस के Yes. रखते हैं, वो फर्मेंट हो जाता है। Yes. फर्मेंटेड फूड। यस, तो उसमें प्रोबायोटिक्स बनते ही बनते हैं, जो कि गट हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं। और जिन जिन बच्चों की गट हेल्थ बिगड़ी हुई है, वो कैसे सुधरेगी? तो जैसा मैंने आपको बताया, खुराक के जरिए, और जिनको कि डायरिया या किसी इन्फेक्शन की वजह से उनकी गट हेल्थ बिगड़ी है, तो जब वो इम्प्रूव हो जाते हैं तो उनको एक कोर्स प्रोबायोटिक्स नॉर्मली हम डायरिया के साथ देते हैं, और वो डेफिनेटली मदद करते हैं। डायरिया को तो ठीक करते ही हैं, वो जो बिगड़ गई है हेल्थ, उसको वापस पटरी पे लेके आते हैं कुछ हफ्तों में। बट न्यूट्रिशन विल बी द मेन सोर्स। मैं प्रोबायोटिक्स को ऐसे नहीं रेकमेंड करूंगा कि गट हेल्थ के लिए प्रोबायोटिक्स। आप अपनी खुराक सुधारिए, अपने आप डेली रूटीन में जो आप खा gut रहे हैं, health बच्चे better को हो आप जाएगी। जो खिला रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। बिल्कुल।